विश्व में गूंजे हमारी भारती। भारतीय दृष्टि में नारी चिंतन। नारी कौन है, क्या है, क्यों है? भारतीय दृष्टि में नारी चिंतन और नारी शक्ति के लिए, नारी सशक्ति के लिए भारतवर्ष में कितनी ही तत्व योगिनियां हुई हैं। ये 11,000 साल पहले माँ की पूजा बहुत विचित्र बात है। भारत की नारी का चिंतन। भारतीय दृष्टि में नारी विमर्श। भारतीय दृष्टि में नारी चिंतन, स्त्री चिंतन की भारतीय दृष्टि। भारतीय दृष्टि में नारी चिंतन। इंडिया इज प्रोजेक्टेड एज द लैंड ऑफ डिसएम्पावर्ड वुमन। भारतीय दृष्टि में स्त्री चिंतन। भारतीय संस्कृति में नारी। भारत में नारी की स्थिति। नमस्कार। भारतीय दृष्टि से स्त्री चिंतन हम करते हैं तो केवल देश नहीं आगे बढ़ेगा, हमारे देश के साथ साथ पूरा विश्व भी आगे बढ़ेगा। भारतीय नारी केवल एक पहचान नहीं है, वो एक चेतना है। वह परंपरा की संवाहक भी है और परिवर्तन की अग्रदूत भी। भारतीय सभ्यता में नारी को कभी कमजोर नहीं माना गया, बल्कि उसे शक्ति, सृजन और संवेदना का एक बहुत अच्छा स्वरूप माना गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वही देवत्व वास करता है। नारी केवल जीवन को जन्म देने वाले नहीं है, वह जीवन को संस्कार, संस्कृति और दिशा देने वाली भी है। वह परिवार की आधारशिला है और समाज की नैतिक चेतना भी है। नारी के अनेक रूप है। वो ममता है तो वो महाशक्ति भी है, वो सहनशील है तो वो संघर्षशील भी है। भारतीय दृष्टि में नारी के 3 दिव्य स्वरूप है। जब वो अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है तो वो दुर्गा बन जाती है, और जब वह परिश्रम, त्याग और आत्मसम्मान से जीवन को संवारती है तो वो लक्ष्मी बन जाती है, और जब वह ज्ञान, विवेक और करुणा से मानवता को आलोकित करती है तो वही नारी सरस्वती बन जाती है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जब एक बेटी पढ़ती है तो सिर्फ एक घर नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियां संवरती है। आइए आज हम नारी का केवल सम्मान न करें, बल्कि उसे वो आसमान भी हम दे दे जिसकी वो हकदार है, क्योंकि जिस राष्ट्र में नारी सशक्त होती है वही राष्ट्र वास्तव में महान और समृद्ध बनता है। भारतीय दृष्टि में नारी चिंतन पर आधारित आगामी प्रकाशन के सभी रचनाकारों और निर्माताओं को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। वंदे मातरम। नारी तो नारायणी, नारी ही स्वर्ग का द्वार है, नारी के चरणों में स्वर्ग है। और दुर्गा सप्तशती में कहा है, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्ताहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। और एक और है जो नारी के विषय में सनातन का जो चिंतन रहा है उसको दर्शाता है। सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। सारे गुण उन्हीं में हैं, किंतु वो स्वयं गुणातीत है, सनातनी है। सृष्टि यानी क्रिएशन भी उनसे है, स्थिति बनाए रखना भी उनके हाथ में है, और विलय करना उनके हाथ में है। तो ऐसी शक्ति पूजा हमारे देश में होती रही है। नारी कौन है, क्या है, क्यों है? सृष्टि की शुरुआत से अर्धनारीश्वर भी है, जिसमें शिव जी और प्रकृति पुरुष है, शिव जी है तो शक्ति है, शक्ति के बिना शिव नहीं। ये हमारी नारी का आज का। नमस्कार। भारतीय दृष्टि में नारी चिंतन ये एक अनोखा, एक प्रकार से महत्वपूर्ण एक दृष्टि या चिंतन भारत का है। अगर आप पाश्चात्य नारी चिंतन देखा है तो ये पूरी तरह सामाजिक, राजनैतिक या भौतिक दृष्टिकोण से बनाया हुआ फेमिनिज्म है। भारतीय दृष्टि में नारी चिंतन बिल्कुल फेमिनिज्म का जो नारीवाद नहीं है, उसका जगह पर हम नारी को, महिला को शक्ति के रूप में देखते हैं, इसलिए वो चिंतन भारतीय दृष्टि में शक्तिवाद अगर कर सकते। पाश्चात्य देश में, पाश्चात्य चिंतन में नारीवाद एक प्रकार से पुरुष वर्चस्व के खिलाफ जो चल रहा है, एक प्रकार का दृष्टिकोण है। लेकिन भारत में महिला को, नारी को, मातृशक्ति को पूरे प्रपंच के, संसार के आधारभूत शक्ति इस रूप में देखते हैं। शिव शिव बनने के पीछे इकार की जरूरत है, नहीं तो शिव शव बन जाते हैं, ये भारत करते हैं। शक्ति सहित में शिवम शिवम, शक्ति विहीनम शवम शवम, इस रूप में करते हैं। वो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, मतलब स्त्री है। वो स्त्री मातृशक्ति पूरे संसार के आधारभूत शक्ति इस रूप में देखने का अनोखा एक दृष्टिकोण है भारतीय नारी
चिंतन। इसके आधार पर जो प्रकाशन करने वाला है ये पुस्तक का पूरा भरपूर स्वागत सारे समाज को करना चाहिए, इतना निवेदन करते हुए मेरे ये 4 शब्द यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। जय गंगे। इसी पुस्तक का विमोचन का बेस्ट विशेस मैं भेज रही हूँ। कोई ऐसा और धर्म नहीं है जो नारी शक्ति को, नारी चिंतन को इतनी ध्यान देती है, अपनी मदर गॉडेस को, नारी शक्ति को। चाहे जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं, हम हमेशा कहते हैं राधा कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मी नारायण। इवन अपनी प्रार्थना जब हम कहते हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव, भले माँ, ये अपनी धर्म का मूल है। जो सेवा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कर रहा है पूरा देश में, पूरा दुनिया में, धर्म के लिए और नारी शक्ति के लिए, नारी सशक्ति के लिए अद्भुत सेवा कर रहे हैं। और मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इसी पुस्तक के एक थोड़ा सा पार्ट लिखने का अवसर मिला। माँ गंगा का आशीर्वाद हम सब लोगों के लिए और इसी दिव्य पुस्तक के लिए। जय गंगे। भारत माता की जय। भारत देश एक ऐसा देश जहाँ विद्या, तपस्या, धी, धृति का सम्मान है, पूजा है, साधना होती है, जिससे हम अपने जीवन को, अपनी प्रज्ञा को तेजस्वी कर सकें। तो देवी कौन है जो हमें ये सब प्रदान करती है? वो माँ सरस्वती है। और वही माँ सरस्वती की स्वरूपा भारतवर्ष में कितनी ही ऋषिकाएँ हुई हैं, भारतवर्ष में कितनी ही तत्व योगिनियाँ हुई हैं, कितनी ही ऋषिकाएँ हुई हैं, जिनके द्वारा रचित श्रुतियाँ हमको वेद में मिलती हैं। भारत वो देश है जहाँ पर स्त्री को ऋषि पदवी पर, तपस्वी पदवी पर सुशोभित होने के लिए किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं ही एक सूर्य के भांति चमकती है, दैदीप्यमान होती है। अगर पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश है जहाँ स्त्री जाति का सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता हो तो वो मेरा भारतवर्ष है। भारत की तमाम सुंदर, अति ज्ञान गूढ़ की इन देवियों को मैं प्रणाम करती हूँ। भारतीय चिंतन में नारी को लेकर क्या बात मानती हैं कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और यहाँ पे नारी पूजन को लेकर क्या परंपरा रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। एक्चुअली इसकी असलियत के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सब भारतीय इतिहासकार हों। और जो इतिहासकार थे और हैं, वामपंथी इतिहासकार खास तौर पर, वो चाहते नहीं थे कि ये सच लोगों के सामने आए। अब देखिए, जब आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं, एक्सकवेशंस करते हैं, तो भारतीय सभ्यता की एंटिक्विटी बहुत पहले चली जाती है। हर एक्सकवेशन में हम देखते हैं कि भारतीय सभ्यता तो इतनी हजारों साल पुरानी है, जो हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। लेकिन इस सब के बारे में मैं नहीं बोलना चाहती। मैं बोल रही हूँ कि हमारे पास ठोस सबूत क्या है, क्योंकि इतिहासकार होने के नाते मेरे को सबूत चाहिए नारी के बारे में। तो आप हैरान हो जाएंगे कि मध्य प्रदेश में एक जगह है भगोर, और भगोर पर एक्सकवेशंस भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट और विदेशी आर्कियोलॉजिस्ट ने की। उनको लगा ये इम्पोर्टेंट पुरानी साइट है, उनको यहाँ पर एक्सकवेशंस करने चाहिए। उनको बिल्कुल पता नहीं था कि वहाँ पर उनको क्या मिलेगा, और जो मिला उससे हम सब दंग रह गए। वहाँ पर उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, प्लेटफॉर्म, और उसके ऊपर एक पत्थर था। ये जो प्लेटफॉर्म था ये 9000 BC का बना हुआ था, और 2000 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो इसका मतलब वो 11000 वर्ष कम से कम पूर्व, ठीक है। और उसकी ये विशेषता है कि 11000 साल पहले जैसे वो बना था वैसे ही वो रहा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। ये मतलब एक बहुत विचित्र कहानी है, क्योंकि भारत में इतने आक्रमण हुए और बहुत कम जगह हैं, स्थान हैं जो बिल्कुल बच के रहे। तो ये पहली बात है कि ये 11000 साल पहले की साइट है। उसकी दूसरी विशेषता क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट ने जब खोज की तो उनको लगा ये पत्थर जो है ये माँ की पूजा कर रहा है। तो आप इमेजिन करिए, 11000 साल पहले का हमको सबूत मिल रहा है कि माँ
मदर की पूजा होती थी। ये एक ही कहानी है। इससे विचित्र ये बात थी कि आसपास के जो गांव थे जहां पर उन्होंने एक्सकवेशंस किए, उन्होंने देखा कि गांव के हर घर में वैसे ही पत्थरों की पूजा होती थी। तो आप इमेजिन करिए 11,000 साल का हम कंटिन्यूअस रिकॉर्ड रख रहे हैं कि जब माँ की पूजा होती थी, और 11,000 साल में उस माँ की पूजा में कोई परिवर्तन नहीं आया। जो पहला हमको स्थान मिला भगौर में, वो वैसा ही का वैसा रखा है, और उसके आसपास के गांव के लोग अपनी कुटियाओं में, अपने घर में वैसे ही पत्थर की पूजते हैं। तो ये 11,000 साल पहले माँ की पूजा बहुत विचित्र बात है। जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की सर्वपंथ सभा का प्रारंभ अमेरिका निवासी मेरी बहनों तथा भाइयों, जी हाँ बहनों तथा भाइयों और बहनों नहीं, बहनों तथा भाइयों के रूप में किया, तब भगिनी निवेदिता ने उनको पूछा, बहनों का नाम पहले क्यों लिया? क्या सामान्य स्त्री दाक्षिण्य से या उसके पीछे कोई हेतु था? तब स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, आने वाली शती यह मातृशक्ति की शती है। महिलाएं ही सर्वत्र नेतृत्व करेगी। जिस समय मनुस्मृति में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा गया, तब पूज्यन्ते का अर्थ था नेतृत्व करने वाली नारी का जहाँ अनुसरण होता है, जहाँ नारीत्व का अनुसरण होता है, वहीं पर देवता रमते हैं। इसलिए आज सारे विश्व में ही नारी विजय की ओर बढ़ रही है, और भारत की नारी उसका भी नेतृत्व कर रही है। आज हम चाहे जिस क्षेत्र में देखें, उस क्षेत्र में भारतीय नारी अग्रसर होते हुए दिखाई दे रही है। शिक्षा क्षेत्र में, शालेय शिक्षा में शिक्षिकाओं की संख्या शिक्षकों से अधिक हो चुकी है। वैज्ञानिकों में, फिर चाहे वो इसरो हो, चाहे DRDO हो, चाहे ICMR हो, चाहे वैक्सीन बनाने वाली महिला हो, चाहे चंद्रयान पहुंचाने वाली, सब में महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर ही नहीं, उनसे अधिक होती जा रही है। क्योंकि भारत में महिला को शक्ति के रूप में देखा जाता है, और यह शक्ति ही सबको प्रेरणा देती है। शक्ति से ही सबका जन्म होता है, पालन पोषण भरण होता है। इसलिए इस शक्ति की उपासना ही भारत की नारी का चिंतन है। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को प्रणाम, नमस्कार। भारतीय दृष्टि में नारी विमर्श इस विषय को लेकर एक चिंतन गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में श्रीमान वीरेंद्र पांडे जी के संपादकत्व में जो एक पाठ्य वस्तु का लोकार्पण हो रहा है, इसमें भारतीय दृष्टि से नारी विमर्श का एक नया आयाम हमारे सामने प्रस्तुत है। मैं बहुत प्रसन्नता के साथ इसको स्वागत करता हूँ। भारतीय दृष्टि एक विश्व के कल्याण दृष्टि है। विश्व में अनेक मत है, अनेक विचारों की धाराएं हैं, लेकिन क्या भारतीय दृष्टि में विशेषता है? पश्चिम ने हमको किसी वस्तु के विवेचन में एक विभाजन दृष्टि, विभाग करने की दृष्टि हमें सिखाया है, लेकिन भारतीय चिंतन में, भारतीय दृष्टि में किसी वस्तु को विवेचन करने में एक संयुक्त तादात्म्य और समग्र दृष्टि है। अर्थात वाक और अर्थ को पृथक करते हुए, इन दोनों को अलग अलग करते हुए भिन्न दृष्टि से विचार करना पश्चिमी का विचार परिणाम है। लेकिन भारतीय दृष्टि से वाग अर्थ को हम तादात्म्य में देखते हैं। वाग अर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये। कालिदास कहता है वाग और अर्थ को हम अलग अलग नहीं करेंगे, उनको संपृक्त में, समग्रता में, तादात्म्य में हम देखेंगे। तो नारी और नर, इन दोनों जीवन के तथ्यों को हमें एक समग्रता से देखना है। नर और नारी तत्व को अलग अलग नहीं करना है। नारी एक शक्ति का स्वरूप है, प्रकृति है। सृष्टि और स्थिति विनाश के मूल शक्ति के रूप में हम नारी का आराधना करते हैं। इसलिए हमारे परंपरा में नारी को समानता की बात ही नहीं है, सहधर्मिता की बात आई है। सहधर्मिणी है, उनको छोड़कर कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। इस दृष्टि से हमें पाश्चात्य दृष्टि से हटकर एक भारतीय दृष्टि से नारी विमर्श को देखने का जरूरत है।
आज इस जरूरत को, इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए यह एक समग्र चिंतन हमारे सामने आ रहा है। मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। हम सब इसमें भाग लेने का एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है। धन्यवाद, प्रणाम। नमस्कार। भारतीय दृष्टि में नारी चिंतन के संपादक वीरेंद्र पांडे जी को बहुत बहुत बधाई। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर पुस्तक प्रकाशित करके एक बहुत बड़ा काम किया है। मैं राजस्थान के बाड़मेर से रूमा देवी। मैंने ज्यादा पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन जीवन ने बहुत कुछ सिखाया। भारतीय नारी चिंतन नया नहीं, ये माँ दादियों की सदियों पुरानी सोच है। नारी ने घर, खेती, पशुपालन, बच्चों की शिक्षा सबको संभाला है। पुरुष व्यापार पे जाते तो सारी जिम्मेदारी इनके कंधों पे आ जाती है, और यही हमारी आत्मनिर्भरता है। मेरे गांव की बहनें कढ़ाई बुनाई करती, लेकिन उनका हुनर रोजगार बन सकता था, ये उनको कभी नहीं कहा गया। मैंने बस उनका आत्मविश्वास जगाया और आज वो अपने पैरों पे खड़ी है, बच्चों को पढ़ा रही है। यही जीवित नारी चिंतन है। हमारी नारी कभी कमजोर नहीं रही। अहिल्याबाई से रानी लक्ष्मीबाई तक और आज ग्रामीण बहनें सब एक परंपरा की कड़ियां हैं। अवसर और विश्वास मिले तो नारी एक समाज को बदल देती है। धन्यवाद। नमस्कार। स्त्री चिंतन की भारतीय दृष्टि, यह विषय बहुत ही आवश्यक और समयोचित ऐसा विषय है। भारत की दृष्टि, भारत का दर्शन, विशाल परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर अनुपम है, ये हम सब जानते हैं। आज की नारी इस विशाल परंपरा का निर्वहन भी करती है और अनुचित प्रथाओं को चुनौती भी देती है। निसर्ग ने उसके पास दिया हुआ अपत्य जन्म और संगोपन का दायित्व निभाती है, विश्व संचार भी करती है, कार्यालय में भी श्रेष्ठतम काम करती है, पारिवारिक जिम्मेदारी भी वो अच्छे से निभाती है। लेकिन प्रचलित स्त्री विमर्श जो है वो नारी को दुर्बल, अबला, प्रताड़ित, पुरुषों द्वारा नियंत्रित और पुरुषों के अधीन मानता है। इस विरोधाभास को उजागर करने वाला ये जो पुस्तक प्रकाशित होने जा रहा है वो बहुत ही आवश्यक ऐसा प्रयास है। हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई। नमस्कार। नमस्कार, मैं अद्वैता काला। आज मैं बहुत खुशी के साथ एक महत्वपूर्ण पुस्तक का परिचय दे रही हूँ, भारतीय दृष्टि में नारी चिंतन, जिसका संपादन वीरेंद्र पांडे जी ने किया है। और मैं खुद भी इस प्रयास में योगदान देकर बहुत ही खुश और गर्व महसूस कर रही हूँ। यह पुस्तक एक गहरा साहित्यिक और सामाजिक यात्रा है, जहाँ नारी को सिर्फ पात्र या प्रयोगशाला नहीं, बल्कि विचार, चेतना और परिवर्तन की प्रावीणी शक्ति के रूप में समझा गया है। इसमें भारत की परंपरा से लेकर वर्तमान तक का एक समृद्ध दृष्टिकोण है। महाभारत की द्रौपदी और कुंती से लेकर रामायण की सीता और मंदोदरी तक, उपनिषदों में गार्गी और मैत्री जैसी ज्ञान की शिखर पर विराजमान स्त्रियों का योगदान और वेदों के श्लोक रचने वाली महिला ऋषियों की अनमोल परंपरा, ये सब इस बात का प्रमाण है कि भारतीय परंपरा में नारी हमेशा ज्ञान, धर्म और कला की मूल धुरी रही है। भक्ति युग की मीरा हो, आधुनिक साहित्य की महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, इनके माध्यम से हमें दिखाई देता है कि नारी का स्वर कभी विरोध, कभी करुणा, कभी अध्यात्म और कभी राजनीतिक चेतना बनकर उभरता है। इस किताब की विशेषता यह है कि ये पश्चिमी नजरियों का प्रतिकृति नहीं, बल्कि एक असली, गहरी और भारतीय दृष्टि से नारी और साहित्य को समझने का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। मैं वीरेंद्र पांडे जी को और उनकी एंटायर टीम को दिल से बधाई देती हूँ और अपनी तरफ से योगदान दे पाकर मैं खुद को बहुत सम्मानित और कृतज्ञ महसूस करती हूँ। इस पुस्तक को सफलता और व्यापक पाठक वर्ग मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया इज प्रोजेक्टेड एज द लैंड ऑफ डिसएम्पावर्ड वुमन। मतलब फेमिनिज्म, नारीवाद ने ये नैरेटिव सेट किया है, ये वृत्तांत सेट किया है, जहाँ पे कहा जाता है कि हम तो ऐसी दबी कुचली महिलाएं हैं पेट्रियार्की, पितृसत्ता के नीचे, जिन्हें शायद सांस भी लेने का हक नहीं है। When the truth is far away from this। मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस पुस्तक में एक लेख के द्वारा अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया और इस नैरेटिव को भंग करने का, इस वृत्तांत को भंग करने का एक अवसर प्रदान किया गया। एज अ हिंदू वुमन लॉयर मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि जो लॉज, जो लीगल रेमेडीज हमें इस देश में अवेलेबल हैं, जो भारत में अवेलेबल हैं, वो शायद दुनिया में कहीं अवेलेबल नहीं है।
अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो वो मेन और वुमन को इक्वल फुटिंग पे लेकर आते हैं। पॉलीगेमी वाज बैंड अ लॉन्ग टाइम अगो। मैरिटल स्टेटस में सारा हमारा पार्टिसिपेशन इक्वल है। इफ एनीथिंग, लॉ का पेंडुलम इतना ज्यादा स्विंग कर गया है इन फेवर ऑफ विमेन दैट शायद अब उसे वापस लाने की जरूरत है, स्लाइटली इन फेवर ऑफ मेन ऑल्सो। सो इस वृतांत को कि इंडियन वुमेन बहुत दबी कुचली हैं, डिसएम्पावर्ड हैं, मेरे ख्याल से भंग करने की बहुत ज़रूरत है। और मैं हर मंच पे ये बात रखने की कोशिश करती हूँ ताकि एटलीस्ट न्यूअर जनरेशन इस माइंडसेट से ना ग्रो अप करे कि ओह, इंडिया इज अ लैंड ऑफ डिसएम्पावर्ड वुमेन। एब्सोल्युटली नॉट। इंडिया इज द लैंड ऑफ शक्ति एंड वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट। आवर लॉज रिकॉग्नाइज दैट। आवर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज शुड ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट। भारतीय दृष्टि में स्त्री चिंतन ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि ऐसे सोशियोलॉजिकल जो विषय होते हैं उस पर केवल वामपंथी विचारधारा को आगे किया जाता है। और वामपंथी विचारधारा क्या है? वो प्रत्येक परिस्थिति को केवल एक ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर, एक क्लास संघर्ष की दृष्टि से देखती है। परंतु इतिहास ऐसा नहीं है। इतिहास केवल एक चश्मे से देखा नहीं जा सकता और ना ही वर्तमान को वैसे देखा जा सकता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हमारे इतिहास को भी न्यूएंस्ड दृष्टि से देखें। और इस पुस्तक में मेरा भी एक लेख आ रहा है जिसका शीर्षक है महाभारत में स्त्री चिंतन। महाभारत की स्त्रियों को हम सभी जानते हैं, कुंती माँ, गांधारी माँ, पर उसके अलावा भी कैरेक्टर्स हैं स्त्रियों के। उलूपी है, चित्रांगदा है, हिडिंबा है और भी बहुत सारी हैं जिनके बारे में हम बहुत ज्यादा शायद नहीं जानते। परंतु दुर्भाग्यवश जितनी भी स्त्रियों के बारे में लिखा जाता है, महाभारत की स्त्रियों के बारे में, इवन जो फेमिनिस्ट राइटिंग की जाती है, वो कहीं ना कहीं इनको बहुत दयनीय रूप का, इनका चित्रण बहुत दयनीय रूप में करती है। जबकि महाभारत की कोई भी स्त्री दयनीय नहीं है। क्या उन्होंने संघर्ष किया है जीवन में? अवश्य किया है, पर संघर्ष किसने नहीं किया है? पुरुष हो या स्त्री हो, मनुष्य को संघर्ष करना ही पड़ता है। उस संघर्ष के पार आप कैसे निकल पाते हो, उस संघर्ष में आप निर्णय कैसे लेते हो, उसमें आपका चरित्र दिखता है। और अगर मुझे ये कहना हो कि महाभारत की प्रत्येक स्त्री अत्यंत शक्तिशाली थी, तो बिल्कुल एग्जैजरेशन नहीं होगा। अभी शक्तिशाली का अर्थ बाहुबल नहीं है, शक्तिशाली का अर्थ है चरित्र बल, शक्तिशाली का अर्थ है मनोबल। और ये महाभारत की प्रत्येक स्त्री में दिखता है। उसमें एक कथा भी है जिसमें एक गृहिणी पंडित को धर्म का ज्ञान दे रही है। तो आशा करती हूँ आपको ये लेख पसंद आएगा, अवश्य पढ़िएगा और ये पुस्तक भी अवश्य पढ़िएगा। नमस्कार। भारतीय संस्कृति में नारी वो निश्चित रूप से आज के समय की सर्वोपरि आवश्यकता है। भारत की भूमि गंगा की, गीता की, गायत्री की भूमि है। ये वो भूमि है जहाँ से ज्ञान के शिखरों के रूप में गार्गी, घोषा, पाला, विदग्धा, लोपामुद्रा जैसी महान विदुषी नारियों ने जन्म लिया। तो इसी भूमि से रानी लक्ष्मीबाई, रानी हाड़ा, रानी होलकर जैसी महान वीरांगनाओं ने भी जन्म लिया। जो लोग ये समझते हैं कि भारत में महिलाओं को पीछे बैठने के लिए कहा गया, आगे ना आने के लिए कहा गया, उनने भारत का इतिहास या तो ढंग से पढ़ा नहीं या वो पढ़ना चाहते नहीं। यहाँ ज्ञान विज्ञान को जन्म देने वाली, यहाँ पर आगम निगम को जन्म देने वाली जो शक्ति थी, जो धारा थी, चाहे वो प्रकृति की रही, चाहे वो माँ भगवती की, माँ भवानी की, माँ दुर्गा की, माँ गायत्री की रही, उन धाराओं के पीछे का चिंतन एक ही रहा कि यहाँ भटके को राह दिखाने वाली शक्ति नारी है, यहाँ संकल्प को जगाने वाली शक्ति नारी है, यहाँ संवेदना को आगे बढ़ाने वाली शक्ति नारी है। भारत में नारी की स्थिति वैश्विक स्थिति से बिल्कुल अलग रही। भारत के बाहर के लेखक, विचारक जैसी स्थिति उनके देश में स्त्रियों की थी, उसी संदर्भ में भारत की स्त्रियों के विषय में भी सोचते हैं। वैदिक काल में भारतीय स्त्रियां ऋषिकाएं थीं। पौराणिक काल में उनका महत्व चरम उत्कर्ष पर था। महाभारत, रामायण और बाद के महाकाव्यों में भारतीय नारी की स्थिति को देख सकते हैं। भारत में स्त्रियां पुरुष सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के संघर्ष करती थी। अनेक स्थानों पर वो सिंहासनारूढ़ थीं और लंबे समय तक अनेक राज्यों का संचालन भली भांति किया। भारतीय परिवार व्यवस्था में स्त्रियों के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था थी और उसको उन्होंने अपने जीवन में अंगीकार भी किया और पीढ़ी दर पीढ़ी उसे स्थानांतरित करती हुई चली गई। जिस गीता के ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिया था, वह गीता का ज्ञान द्रौपदी ने अपनी पिता के क्रोध में बैठ करके सुना था। और महाभारत युद्ध के पहले ही पांडवों को वह ज्ञान दिया था, जिससे प्रभावित होकर युधिष्ठिर ने स्वयं पूछा था कि तुमने ये कहाँ पर सुना, कहाँ से सीखा। मुगलों के अत्याचारों और आक्रमणों के समय सतनामी सैनिकों के यहाँ, सतनामी तो वस्तुतः साधु थे, सैनिक बनकर के लड़े और उनके यहाँ
की औरतें भी घोड़े पर बैठ करके संघर्ष करती हुई दिखी। लक्ष्मीबाई के संघर्ष से हम परिचित हैं, तो भारतीय स्त्री की पृष्ठभूमि विद्या की दृष्टि से, शस्त्र संचालन की दृष्टि से, राजकाज की दृष्टि से, परिवार प्रबंधन की दृष्टि से बिल्कुल पृथक है। उस भारतीय नारी की अस्मिता को नए संदर्भों में पुनः खड़े करने की दृष्टि से विचार विनिमय चल रहा है, उसकी योजना बन रही है और उनका जो उज्जवल अतीत है उसके विषय में पुस्तकें प्रकाशित हो रही है। उसी क्रम में श्री वीरेंद्र पांडे जी ने यह भारतीय स्त्री के स्वर पर पुस्तक संपादित की है, जिसमें भारतीय मनीषा के वरिष्ठ आचार्यों ने, लेखकों ने अपना अकादमिक योगदान प्रदान किया है। धन्यवाद।